नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना दीपावली अच्छे से मनाए होंगे। और चलिए इसके बाद फिर हम लोग एक बार रीस्टार्ट करते हैं। तो 1-2 दिन अभी यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू वाला या टेस्ट का वीडियो नहीं मिला था, अब कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो इससे पहले हम लोग DIS का जो है टोटल 15 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसका टेस्ट नंबर 16 देखेंगे। और ये टेस्ट नंबर जो 16 है आपका GS का टेस्ट है, यानी इसमें टोटल जो है आपके 140 प्रश्न रहेंगे। और साथ साथ इसमें एक करंट अफेयर भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं DIS का जो है टेस्ट नंबर 16 रहेगा। और इसमें 8 ऑलरेडी हम लोग हिंदी का टेस्ट किए हैं और ये फुल लेंथ वाला 8वां टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे अगस्त 2023 का रहेगा। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि अगस्त महीने में आपका करंट अफेयर कितना रेडी है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये कि जो लोग मान लीजिए पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इससे पहले भी GS वर्ल्ड का जो है फेज 1 का टेस्ट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं टोटल। फेज 2 में देखेंगे तो इसमें भी 5 टेस्ट हम करा दिए हैं। फेज 3 जल्द ही करने वाले हैं। ये DIS वाला अभी सेक्शन हम समाप्त करेंगे, इसके बाद फिर इंटर करेंगे हम लोग GS वर्ल्ड में। और साथ साथ पैरेलली जो है PYQ का प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है। और ये PYQ जो है बहुत ही खास है। खास किस मायने में है कि आज तक जो भी आपका एग्जाम हुआ है, UPSC हो गया या कोई भी स्टेट PCS हो गया, यूपी PCS हो गया, बिहार PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, जितने भी PCS होते हैं इनके एग्जामों का एक बेहतरीन सा टॉपिक वाइज कलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। साथ साथ जो वनडे एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए यूपी का कोई भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, ठीक है, तो उसमें भी जो प्रश्न आए हैं सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज देख रहे हैं। और वहाँ पे एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट किए हैं और वो है आपका हिस्ट्री। और उसमें भी हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया जो है वो देख रहे हैं। उसमें 2 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, मुगलों का पतन और दूसरा देखे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, तो टॉपिक कवर कर लिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। बाकी उसमें मेंशन कर दिया गया है लेक्चर नंबर 2 में कि अगला जो है टेस्ट किसका होगा। देखिए उसका खास बात यह है कि आपको टॉपिक मेंशन कर दिया जा रहा है, आप वो टॉपिक पढ़ के आइए और अपने आप को टेस्ट करें टॉपिक वाइज। इससे आपको पता चलेगा। देखिए एक तो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट वगैरह कर ही रहे हैं और टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो गया, तो समझिए इसके बाद जो है कोई प्रैक्टिस आपका बचा नहीं। ठीक है, तो एक बेहतर सा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है इस टेस्ट को देखते हैं। तो जैसे मैं बताता हूं कि बिल्कुल अपने टाइम को आप इफेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे में जो है आप लोग क्या करें, 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लें। जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले लें और मेरे साथ पैरेलली जो है एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करें। ठीक है, जहाँ तक PDF की बात है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सारा PDF आपको दिया गया है, आज तक जो भी टेस्ट किया गया है यहाँ भी दिया जाएगा। चलिए तो पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, आप लोग हल करें। आप लोग को सफिशिएंट टाइम देंगे हम। निम्नलिखित में से इनके स्थापना का कालक्रम जो है व्यवस्थित करना है कि कब किसका स्थापना हुआ है। पहला है आपका ग्रामीण और स्थापना विकास कोष, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, आम आदमी बीमा योजना और आश्रय बीमा योजना। चलिए तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे ग्रामीण और स्थापना विकास जो है कोष। तो इसका स्थापना जो है ग्रामीण और स्थापना विकास कोष यानी रूरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का स्थापना कब हुआ था, 1995 टू 1996। नेक्स्ट देखें बंधुआ मजदूरी जो है रोक अधिनियम, यानी आपका बॉन्डेड लेबर जो है प्रोविजन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 1976 में आया था। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना ये 2007 का है। और नेक्स्ट देखते हैं आश्रय बीमा योजना, ये आपका है 2001 का। तो यहाँ से अब आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। देखिए इनमें जो है सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2, तो 2 पहले हो जाएगा आपका। और इसके बाद देखेंगे तो 1 होगा और इसके बाद ये 4 और ये 3। तो 2 1 4 3 यानी ऑप्शन सी जो लोग भी किए होंगे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, मिनिमम नीड्स, 5वीं में है, छठी, चौथी या 7वीं। देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। और न्यूनतम आवश्यकता में क्या हो जाएगा, बेसिक जो नीड है, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गया आपका, गांव में जल आपूर्ति की बात हो गई, गांव में विद्युत पहुंचाना हुआ, चिकित्सा हो गया, गांव में सड़क पहुंचाना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, जो भी भूमिहीन श्रमिक है उनको जो है मकान वगैरह देना। ठीक है, तो ये सब जो है
मिनिमम जो आवश्यकता वाला कार्यक्रम शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, उसका कार्यकाल आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में रुपया पूंजी खाते पे पूर्ण परिवर्तनीय है, चालू खाते पे रुपये को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक दो दो, ना तो एक ना ही दो। आंसर करें। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे सही पूछा गया था। देखिए भारत में रुपया जो है पूंजी खाते पे पूर्ण परिवर्तनीय है, तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या बना आपका, सही नहीं बना। ठीक है, पूंजी खाते पे अभी तक जो है पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, चालू खाते पे रुपये को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। बात किसका किया जा रहा है? चालू खाते का। तो चालू खाते पे रुपये को जो है 1994 से ही परिवर्तनीय जो है बनाया गया है, तो ये तो बात सही है। और यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं बनाया जा सका, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक, चलिए अगला देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल, तमिल, पुडुचेरी है, ये दोनों। देखिए जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़े भी हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्रियों की जो संख्या है ये पुरुषों से अधिक होना चाहिए 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। देखिए ए में केरल में अगर बात करेंगे तो आप सभी को पता हो केरल का लिंगानुपात क्या है? 1084 डिवाइड 1000। इसका मतलब 1000 पुरुष और 1084 स्त्रियां। ठीक है, जबकि बात करेंगे अगर पुदुचेरी की, तो यहाँ का भी लिंगानुपात कितना है? 1037 डिवाइड 1000। इसका मतलब 1000 पुरुष पे 1037 स्त्रियां। तो देखिए आप दो जगह जो है यहाँ पे दिख रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो है वनेटी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने हेतु किया जाता है? चित्रकला है, तलवारबाजी, हस्तशिल्प या चिकनकारी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तलवारबाजी। आप लोग आंसर करते रहे, भले ही देखिए क्वेश्चन अगर गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यदि आप सही करते हैं आपको ज्यादा समय तक ये चीज याद रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये बनेठी जो है उत्तर प्रदेश में एक कला है, और ये आपको देखा जाए तो इसका उद्भव तो ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख सब धर्म में पाया जाता है, और इस कला का अभ्यास जो है तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है, बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, खनिज है और क्षेत्र है, मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा आप लोग नहीं समझेंगे कि जैसे हिस्ट्री का 20 पूछा जाएगा फिर 20 आपका जो हो गया भूगोल का, ऐसे प्रश्न नहीं। कुछ भूगोल का कुछ हिस्ट्री का ऐसे मिक्स करके प्रश्न जो है पूछा जाएगा। हम लोग रियल टाइम वाला प्रश्न भी देखे थे, उसमें आप लोग ये बात देखे थे। तो प्रश्न कोई भी पूछा जाए 140 प्रश्न आपके सिलेबस का होना चाहिए बस। इसमें सुमेलित करना है, अच्छा प्रश्न है, इसको आंसर करें। तांबा हो गया, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले हो गया, चूना पत्थर या आपका कांच बालू। चलिए आंसर आप लोग इसका कर लेंगे। देखिए तांबा की बात करेंगे तो ये जो है ये सोनराई हो जाएगा आपका। सोनराई कहाँ? ललितपुर। तो ये बन जाएगा आपका ए का 3। नॉन फायर जो है प्लास्टिक क्ले की बात करें तो ये मकरी खो, ये आपका जो है मिर्जापुर में, तो ये एक हो गया। चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर जो है ये सोनभद्र में, तो यहाँ सोनभद्र ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। ये कजराहट, हाँ कजराहट ये सोनभद्र में ही पड़ता है, तो ये 4 बन जाएगा। ये कांच बालू, कांच बालू जो है आपका ये प्रयागराज के ये सकरगढ़ में। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पूछा गया है, माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? माही गिर।
देखिए सोनभद्र, देवरिया, बलिया, बिजनौर है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल सा प्रश्न है। जो माहीगीर जनजाति है ये बिजनौर जिला में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग होते हैं और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है मछली पकड़ना। तो ये जो है माहीगीर जनजाति कहाँ के, बिजनौर का। अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। पहला है, ये जैव समुदाय तथा अजीव वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा गया, अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए ये जो है जैव समुदाय हो गया और अजय, देखिए जैविक घटन और अजैविक घटन के बीच ही ये संबंध बताता है। बिल्कुल ही बात क्या है, ये सही है। इकोसिस्टम में देखेंगे तो ये दोनों ही मिलके, देखिए एक जैविक घटक हो गया जैसे हम लोग हो गए, और अजैविक घटक आपका जैसे मान लीजिए हवा हो गया, पानी हो गया, तीन सब के मिल से ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो इनके संबंध को दर्शाता है, सही है। और ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशी होता है, ये भी बात क्या है यहाँ पे सही है। तो ऐसे में जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और देखिए इसमें जो है अगर बात आपसे एक आध फैक्ट और पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो पारिस्थितिकी है इसमें जैव समुदाय आजीविक वातावरण के मध्य संबंध होता है, बात है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, धारणीय विकास के संबंध में असत्य बताना है इसमें। इस अवधारणा को सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत किया था। इस संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग आईयूसीएन ने अपने जो है रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो धारणीय विकास के बारे में पूछा जा रहा है, असत्य कथन बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो लिखा है धारणीय के बारे में, जो है अवधारणा सर्वप्रथम जो है ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत किया था। तो ये तो बात इसमें क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो जो आपका आईयूसीएन ने अब विश्व रिपोर्ट में, विश्व संरक्षण रणनीति में जो है इसको सबसे पहले प्रयोग भी किया था। दोनों ही सही है, यहाँ पे असत्य बताना है। चलिए तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। देखिए यदि अपघटनकर्ता उपलब्ध नहीं हो वातावरण में तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, डीकम्पोजर्स जो है अगर वो नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए आंसर इसका आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। देखिए अगर वातावरण में अपघटनकर्ता जो भी हैं, ठीक है, अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो चक्रीकरण भी रुक जाएगा, असंतुलन भी हो जाएगा, तो सबका रहना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित पे विचार करना है और उपयुक्त में से उनकी अवस्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में, मैप का थोड़ा सा एक प्रश्न हो गया, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। देखिए मलावी झील है, टांगानिका झील, अल्बर्ट झील, रूडोल्फ झील। ठीक है, यदि थोड़ा मोड़ा नॉइज गया होगा तो उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे आपको लगाना था। तो ये जितना भी यहाँ पे झील वगैरह दिख रहा था आपको, अफ्रीका में जो है भूभ्रंश घाटी में अवस्थित है, और उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम लगाना था। तो सबसे पहले इसमें रूडोल्फ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अल्बर्ट, इसके बाद आपका टांगानिका और मलावी झील। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ तो शहर है और एक तरफ उद्योग धंधा है। हैनोवर है कोयला उद्योग के लिए, वूपरताल है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, टुलूज विमान उद्योग के लिए है, लियोनोस जो है रेशम उद्योग के लिए। देखिए सही यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हैनोवर है आपका, ये आपका जर्मनी में है, और ये धातु और रसायन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोयला उद्योग के लिए। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक
वेनलक्स देशों में से शामिल नहीं है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे है आपका लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल। देखिए वेनलक्स देशों में जो है शामिल 3 देश ही हैं, एक बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। तो पुर्तगाल इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है, तीनों का नाम ध्यान रखेंगे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? चिली, कैलिफोर्निया, केपटाउन या बोलीविया है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, 14 ही है। ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बोलीविया हो जाएगा। यहाँ पे भूमध्य मध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया था। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करेंगे तो ये प्रख जो है 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य ही आपको देखने को मिलेगा। तो 30 से जो है आप 45 के बीच ये बोलीविया यहाँ पे आपका इसका लोकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर के क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में? यू आकार की घाटी, देखिए यू आकार की घाटी जो है जनरली आपको हिमानी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। अगला पूछा गया आपको, असीर पर्वत श्रेणी जिस पे मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग्म में स्थित है? ये असीर पर्वत श्रेणी सऊदी अरब, कुवैत या अरब है इराक, सऊदी अरब बहरीन है, सऊदी अरब यमन? फैक्चुअल सा प्रश्न, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यसीर पर्वत श्रेणी जो है आपका सऊदी अरब में जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये सऊदी अरब और यमन ही हो जाएगा इसका स्थिति। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। ये भी फैक्चुअल से ही प्रश्न है, पिछला वाला फैक्चुअल ही था, फैक्ट है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। एक तरफ जनजाति है और क्षेत्र है, इसमें आपको सुमेलित करना है। बुशमैन है, बंटू है, पिग्मी है, मशाई है? चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, बुशमैन। बुशमैन जो है ये कलहारी क्षेत्र में हो जाएगा, तो ऐसे में ऑप्शन देखें ये 3। बंटू ये जो है उप सहारा क्षेत्र, तो एक हो गया। पिंगमी ये जो है कांगो बेसिन, तो ये 2 बन गया। मसाई ये आपका बन जाएगा पूर्वी अफ्रीका। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18। साइटस के संदर्भ में सही बताना है यहाँ पे। ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता है, 1986 में लागू किया गया था। विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। तो आपसे पूछा गया है साइटस के बारे में बताइए कौन सा सही है, यानी कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन जो है इन जो है डेंजर स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। चलिए तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन आपका जो है सी बन जाएगा। पहला तो सही है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव संरक्षण समझौता है, और ये विश्व में पाए जाने जीव और उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर भी रखता है, ये बात बिल्कुल ही सही है। और ये समझौता 1900 जो है इसे लागू 1986 से नहीं 1975 से ही किया गया था लागू, तो ये गलत था आपका। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा असत्य है। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। चलिए आंसर कीजिए। कजरी जो है वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है क्या? पहला स्टेटमेंट है। देखिए कजरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग सही कर लिए होंगे। देखिए कजरी जो है ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है, ये बात क्या है, सही है। इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। जहाँ तक उत्पत्ति की बात करें तो मिर्जापुर क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये
पूछा गया है यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, प्राचीन नाम है और नगर है, महो महोदय श्री है, मधुपुरी है, कान्हापुर है, बलवंत नगर है। सुमेलित नहीं है बताना था। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बलवंत नगर। ये जो है झांसी का प्राचीन नाम है, ना कि बुलंदशहर का। ये झांसी का प्राचीन नाम है, बाकी सब सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन से संबंधित योजना बताना है। तो देखिए ये तो है पेइंग गेस्ट योजना है, इनक्रेडिबल इंडिया वेड एन जो है ब्रेकफास्ट योजना है, डिस्कवर योर रूट्स योजना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, पर्यटन से विकास से रिलेटेड सारा ही योजना संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो पेइंग गेस्ट योजना जो है, ये योजना कब शुरू किया गया था, 1994 में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है निजी मकान मालिक जो है अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटन को किराए पे जो है दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया वेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। ये जो है 2008 में शुरू किया गया था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कवर योर रूट्स योजना है, तो ये जो है भारतीय मूल के विदेशियों को जो है भारतीय जो है पूर्वजों की खोज इसमें की जाती है। और चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ही बन जाएगा। आगे देखें, निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? थारू, खरवार, बुक्सा या जौनसारी? देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग जो है, आपको इनका लोकेशन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, आपका जैसे मिर्जापुर क्षेत्र हो गया, बलिया, देवरिया, गाजीपुर वगैरह में पाया जाता है। और ये लोग जो है सूर्यवंशी अपने आप को मानते हैं और हिंदू रीति रिवाज का फॉलो करते हैं ये लोग। कृषि पशुपालन वगैरह मुख्य इनका पेशा है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? ऑपरेशन ग्रीन योजना, देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये सब देखिए बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद है तो आप करेंगे। 1 जुलाई देखिए 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू किया गया था, वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। भारत में संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है। अगर मान लीजिए संचित निधि से आपको व्यय करना है तो संविधान संशोधन विधेयक होता है, लेखानुदान विधेयक, बजट विधेयक या विनियोग विधेयक। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। संचित निधि के बारे में जो है आप पढ़ेंगे आर्टिकल 266 में। ठीक है, विनियोग विधेयक इसके लिए लाया जाता है। तो संचित निधि से कोई भी अगर आपको संसद कोई भी व्यय करना है, संसद को अनुमति लेना है, तो इसके लिए जो है विनियोग विधेयक पारित करना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, संचित निधि के बारे में जो है पढ़ना है, आप आर्टिकल 266 देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वित्तीय आपात के संबंध में, तो राज्य व्यवस्था का प्रश्न है सब, कौन सा एक असत्य है वित्तीय आपात के संबंध में? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा करता है, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, संसद के अनुमोदन के बिना ये 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है। देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है, वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 में ही बताया गया है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ये भी बात क्या है, सही है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यक है, ये बात जो है सही नहीं है। ठीक है, तो जहां तक बात है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के, तो ये आवश्यक जो है नहीं है। और यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट ये भी सही है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें सही बताना है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ये परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वयं प्रेरणा से भी दे सकता है, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें सही आपको ढूंढना है। देखिए आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला स्टेटमेंट तो क्लियरली सही है आपका, संविधान का अनुच्छेद 123 में ही
आपको इसके तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बात जो है लिखा हुआ है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि परामर्श उच्चतम न्यायालय स्व प्रेरणा से भी दे सकता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस परामर्श को माने या ना माने उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी जाके व्यापार वगैरह कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आंसर कर लिए हम लोग। सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 301। ठीक है, अनुच्छेद 301 में ही आपको व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारत राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जाएं, ठीक है, तो व्यापार, वाणिज्य वगैरह आप अबाध रूप से कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। इसमें देखिए क्या पूछा गया, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजनीतिक दल है और इनका गठन का वर्ष है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, एआईडीएमके है, तेलुगु देशम पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। चलिए, तो आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे, ये जो है 1998 में, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। एआईडीएमके की बात करें, ठीक है, ये बात हो रहा है एआईडीएमके, ये जो है इसका स्थापना आपका 1972 में, तो 1972 यानी 3 हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी की बात करेंगे 1982 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे ये 1964 में, तो ये 4 हो गया। 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों में उनके गठन वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिनेश गोस्वामी है, तारकुंडे समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, बोहरा समिति। चलिए देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति की बात करेंगे तो ये आपका 1990 का था। तारकुंडे समिति की बात करें, ये जो है 1974, 90 जो है 74। इंद्रजीत गुप्ता समिति की बात करेंगे, ये 1998 का हो गया। और लास्ट भी दिख रहा है यहाँ पे बोहरा समिति, ये हो गया 1993। तब आप सीक्वेंस लगा ही सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले इसमें जो है आपका 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बन जाएगा, 2 1 4 3। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो है 30। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लिजर्ड कनाडा, व्रिकलफील्ड फ्रांस, हर्मटन जो है नाइजर, पैम्फेरा जो है अर्जेंटीना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ब्रिकफील्डर, ये दक्षिण आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? अब देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, कोई नॉइज अगर जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे। आप सभी को पता ही है कि अभी जो है मौसम थोड़ा फेस्टिवल का चल रहा है, तो ऐसे में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा नॉइज था पहले। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, तो मालदीव, युगांडा, बोत्सवाना, ब्राजील हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोत्सवाना जो है विषुवत रेखा पर नहीं है आपका। ठीक है, ये तो मकर रेखा पर स्थित है। अगला देखिए, कथन और कारण है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पतन के रूप में विकसित है। लंदन और कोलकाता। नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, चाहे बात करें लंदन कोलकाता का, ये पतन के रूप में विकसित है, ये बात बिल्कुल क्या है आपका? सही है। और नदी में जो ज्वार आते हैं जलयानों को नौ संचालन में ये तो सहायता करते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत का जो भूकंप क्षेत्र वाला मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो अर्थक्वेक जोन है, ठीक है, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आता है। ठीक है, और विश्व का लगभग जो है 21%, विश्व का लगभग 21% भूकंप जो है इस जोन में आता है आपको। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है?
चापाकार डेल्टा का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? ताप्ती का डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा है, मिसिसिपी मिशौरी नदी का डेल्टा है, एब्रो डेल्टा। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नील नदी का डेल्टा। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि चापाकार जो है डेल्टा, तो नील नदी हो गया, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कुछ इस आकृति का दिखता है। ठीक है, ताप्ती का डेल्टा की अगर बात करेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, तो ये जो है पंजकार डेल्टा बनाता है। ये आकृति कैसा बनता है? ठीक है, जो डेल्टा बनता है लास्ट में, तो ये पंजकार बनता है। ठीक है, चलिए एब्रो डेल्टा जो है दंतकार बनता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? काली मिट्टी, पुडजोल है, चेस्टोन है, लेटराइड है। अब देखिए ये तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी को जो है चरनोजेम प्रकार की मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। इसमें जय पदार्थों का अधिकता होता है, रंग जो है इसका काला भूरा वगैरह आपको देखने को मिलता है। इस युग में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र है और इनका राज्य है। ठीक है, फैक्चुअल सा प्रश्न ये भी है। देखिए आपके एग्जाम का जो नेचर है वो मैक्सिमम फैक्ट बेसिस ही है, तो ऐसे तो टेस्ट भी उसी रूप में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो दामन जोड़ी है में सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा जो है एल्युमिनियम उद्योग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में ना स्थित होकर कहाँ पे है? ये उड़ीसा में आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका नालको के सहयोग से बना है और ये उड़ीसा में स्थित है। बाकी सब सही है, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, रेनकोट जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये सब एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है। अंटार्कटिका जो है महाद्वीप दो भागों में विभाजित करता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में कौन विभाजित करता है, पूछा गया है। देखिए क्वीन जो है मांड पर्वत, ऑप्शन नंबर बी जो जो किए हैं इनका सही है। ये अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में बांटता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठीक, अलास्का का है, फ्लोरिडा है, मोजाम्बिक है, या ओएसियो है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है ओएसियो जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। बात करेंगे अलास्का का, तो ये भी गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा वाला भी है और मोजाम्बिक भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पौने जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? व्यापारिक है, ध्रुवीय, पछुआ है, मानसूनी। तो जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है वो कौन सा जो है पवन लेके आता है, ये मुख्य आपको पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पछुआ पवन। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयला की परतें निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में देखने को मिलती है? झरिया हो गया, बोकारो, या सिंगरौली, या रानीगंज? देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सोच नहीं सकते थे। ठीक है, तो सिंगरौली में जो है आपका सबसे मोटा परत देखने को मिलता है। लगभग देखें तो इसका मोटाई जो है 165 मीटर तक है। ठीक है, और सिंगरौली तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। मैक्सिमम इसका क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश वगैरह में सिंगरौली देखने को मिलेगा, बाकी उत्तर प्रदेश में भी है। अगला देखते हैं 141, सॉरी 141 नहीं है, ये केवल 41 नंबर क्वेश्चन है। तो देखें निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन सी नदियाँ जो है सोन नदी की सहायक नदी है ये बताना है। इसमें सोन की सहायक नदी रिहंद है, कनहर, उत्तरी कोयल। देखिए सोन नदी के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए हैं कि ये आपको अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है आपको। ठीक है, उद्गम इसका और मिर्जापुर सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है। सोन नदी के बारे में आपको पता ही है कि लास्ट में आके जो है पटना में जो है गंगा में आके मिल जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल सब इसकी सहायक नदियाँ है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42। देखिए यहाँ पूछा गया है विद्रोह है और राज्य है, ये सुमेलित करना है आपको। बेलूथम्पी कोल है, होम है, तेभागा है, आप लोग कर सकते हैं किस क्षेत्र में हुआ था। देखिए बेलूथम्पी जो है केरल में, कोल विद्रोह की बात करेंगे कि ये हो जाएगा झारखंड, अहोम विद्रोह ये हो गया असम यहाँ पे, और तेभागा जो है ये बन गया आपको बंगाल में। तो 2 1 4 3 और 2 1 4 3 जो है ऑप्शन नंबर
डी में है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा गया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? समाचार चंद्रिका, सहचर, मधुवृत्त या इंदु प्रकाश? सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत जो है में रेल का विकास एक हथकड़ी है, ये जो है विचार समाचार पत्र किसमें? सहचर में किया गया था। ठीक है, 30 अप्रैल 1884 के अंक में ये बात लिखा गया था और इसका आलोचना किया गया था कि लौह पत्थर का विस्तार अर्थ लोहा का बंधन है, एक तरह से बंधन बताया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? राणा कुंभा, राणा सांगा बाबर या राणा रतन सिंह? घटोली का युद्ध 1500 जो है आपका 1718 में लड़ा गया और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ही हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए, मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परगना खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? खजाने का अधिकारी को क्या बोलते हैं? ये सिंपल सा प्रशासन से ये प्रश्न पूछा गया है, तो हो जाएगा फौजदार। ठीक है, अब देखिए मुगल के बारे में आपको पता ही है कि सूबे में जो है प्रांतों को सूबे बोलते थे और इनका विभाजन जो है जिला में किया गया था और जो फौजदार होता था वो परगना के खजाने का प्रभारी होता था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 46, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस का कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना किया गया था। तो इसमें बताना है कौन इसमें जो है कराची अधिवेशन में शामिल नहीं था। देखिए कराची अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1931 को। ठीक है, 29 मार्च 1931 को हुआ था सरदार पटेल की अध्यक्षता में और इसमें आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया था, गांधी इरविन पैक्ट वाली भी बात थी, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये काम कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, बात है 1931 का, तो ये गलत हो जाएगा क्लियरली। अगला देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा गलत है, बताइए। एक तरफ संस्था, एक तरफ संस्थापक है। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन। ये जो है बदरुद्दीन तैयबजी दिया गया है, ये जो है आपको गलत हो गया। ये आपको कौन है? सैयद अहमद खां है, 1888 में स्थापना किया गया था इसका। ठीक है, भारतीय सुधार समिति बिल्कुल ही सही है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में। नेक्स्ट था इंडिया होम रूल सोसाइटी, था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1905 में। जतिन मोहन चटर्जी का भारत माता जो है सोसाइटी, तो ये जो है 1904 में। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और अगले जो है टेस्ट में आपके काम आ सकता है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली। कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई है? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलना, ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाना, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना या रामकृष्ण गोखले की मृत्यु? सबसे जो है बाद में पूछा है। ठीक है, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था आपको? 1913 में। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? 1912 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। और एक और घटना है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, ये 1915 में हुई थी। तो सबसे बाद में कौन सा घटना हो गया? ऑप्शन सी वाला, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना करना। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और कोर्ट की सहायता से बताना है कौन सा सही है। मुस्लिम लीग का गठन है, कानपुर षड्यंत्र का मामला है, सूरत विभाजन है, रैले कमीशन है। देखिए इसमें आपको ईयर याद होना पड़ेगा। देखिए रैले कमीशन की बात करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 1902 में। सूरत विभाजन आप सभी को पता होगा 1907 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मामला जो है ये 1924 की घटना है। और नेक्स्ट है लास्ट यहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन, ये सब किसी को पता होगा 1906। अब आप व्यवस्थित कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इनमें सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? 1902 वाला। ठीक है, यहाँ पे
कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको दिख रहा है 1902 वाला, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद 1, उसके बाद आपका 3 और 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 50। निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? ये क्या है? कांग्रेस शिक्षित भारतीयों, जो भी शिक्षित भारतीय हैं उनका एक राष्ट्रीय मेला है, यानी एक वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। कहना किसका था? आंसर कर लिए होंगे, लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 51। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है? प्रयागराज में है, लखनऊ, मेरठ या आगरा में? देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी, आगरा। देखिए लखनऊ में तो आपको पता ही है कि लखनऊ में जो है पैक्ट हुआ था। तो लखनऊ में जो है 3 बार, 1800 जो है 99 में, 1916 में, 1936 में हुआ। प्रयागराज में भी देखेंगे तो यहाँ पे 1888 में, 92 में और 1910 में आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे मेरठ दिया है, तो मेरठ में भी 1946 में आयोजन किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो बनारस में आयोजन किया गया था 1905 में, कानपुर में 1925 में, आगरा में कभी आयोजन नहीं किया गया है। इसमें देखिए आपको सुमेलित करना है, ठीक है। ऑप्शन नीचे है तो आप लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। देखिए द सोशलिस्ट है, नवयुग है, धूमकेतु है, निर्बल, ये सब किसका था? सिंपल सा ये पूछा गया है। देखिए द सोशलिस्ट जो है, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट जो है आपका ये अमृत जो है डांगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नवयुग से कौन जुड़े हुए थे? मुजफ्फर अहमद। और धूमकेतु ये काजी नजरुल इस्लाम, ये ऑप्शन नंबर 3। और निर्बल सेवक ये हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप। 2 1 3 4, 2 1 3 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला देखिए, कथन कारण है, बाकी ऑप्शन आप सभी को पता है, उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। कर्नवालिस कोड शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित था। कर्नवालिस कोड जिला कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई थी, इसके अंतर्गत कौन सा सही है? बड़ी अच्छा प्रश्न है, आंसर कीजिए। बाकी ऑप्शन दिख ही रहा है। देखिए कर्नवालिस कोड में शक्तियों का पृथक्करण किया गया था और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था, ये बात तो बिल्कुल ही क्या है? सही है, ठीक है। अब शक्तियों का पृथक्करण का मीनिंग आप समझ ही पा रहे होंगे कि न्याय कोई और काम करेगा, कर लेने का काम कोई और करेगा, ठीक है। तो चाहे न्याय प्रशासन हो, कर को पृथक कर दिया गया था। तो कलेक्टर को जो है न्यायिक और फौजदारी शक्ति उसमें से ले ली गई थी और उसके पास केवल जो है, कलेक्टर के पास क्या रह गया था? तो कर संबंधित। तो जिला कलेक्टर के पास अब न्यायिक और फौजदारी शक्ति नहीं रहा, ठीक है। अब केवल और केवल कर, टैक्स वसूलने का काम रह गया था, तो ये तो गलत हो गया क्लियरली। जब शक्तियों का पृथक्करण किया जाएगा तो एक आदमी को तो शक्ति दिया नहीं जाएगा, सिंपल सा ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है, लेकिन आर आपका गलत है। अगला देखिए 54। निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा को रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत से हस्तक्षेप किया था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्जन का कार्यकाल आपको पता ही है, 1800 जो है 99 से लेके और बंगाल विभाजन तक 1905 तक, ठीक है। और इसी के समय ये काम हुआ था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एम जो है, स्टिपलेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जलवायु परिवर्तन से है, हाथियों के संरक्षण, बाघों की निगरानी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। एम जो है स्टिप्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2010 का प्रोग्राम है, ठीक है। बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, एम स्टिपलिस, ठीक है। अगला देखते हैं। सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब हम एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार की शासन का सबसे नरम रूप हो सकता है। ये कथन जो है किसका है? ये जो स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स वुड का है। तो कुछ स्टेटमेंट बेस भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। सही ढूंढना है। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने कराया था। काशी में सर्वप्रथम, काशी का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, आगरा का किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा तो नहीं है, सॉरी अकबर के द्वारा ही कराया गया था। देखिए कभी कभी आंसर पहले दिमाग में आ जाता है, जहांगीर के द्वारा नहीं कराया गया था, ये तो गलत हो जाएगा। और काशी का सबसे पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, बात सही है। यहाँ पे चूंकि सही पूछा गया है तो केवल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव जो है उपनाम नागरी दास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद भी लिखे थे? ठीक है, तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या है? राजा जो है सावन सिंह थे। ठीक है, अजमेर रियासत के किशनगंज शासक में निबार्क संप्रदाय का संरक्षण प्रदान हुआ था, और इसी रियासत में राजा सावन सिंह जो है वैष्णव उपनाम के जो है नागरी दास था। तो वैष्णव उपनाम नागरी दास इसी में था एक, और कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद भी लिखे गए थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59, पूछा गया है कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? मुंडका उपनिषद है, ईशोपनिषद है, बृहदारण्यक है, या छांदोग्य उपनिषद है? देखिए, पुनर्जन्म की बात सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कथनों पर विचार करना है और इसमें भी सही कथन बताना है। पांड्य शासक का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य शासक की प्रथम राजधानी मदुरा था। इसमें कौन सही है बताना है। देखिए, पांड्य शासक का राजकीय चिन्ह मछली था, ये तो बिल्कुल ही सही है। इनकी प्रथम राजधानी मदुरा था, ये क्या है स्टेटमेंट आपका? सही नहीं है। इन लोग का प्रथम जो राजधानी था वो कोरकाई था। इसके बाद मदुरा ये लोग हस्तांतरित किए थे। तो पहला राजधानी क्या था इनका? कोरकाई। तो सही पूछा था गया था तो केवल एक हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश है और एक तरफ स्थान है। पुष्यभूति वंश थानेश्वर, मैत्रक है वल्लभी, मौखरी है कन्नौज, चंद्र है मगध। देखिए आंसर जो है क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। चंद्रवंश का क्षेत्र जो है बंगाल था, शशांक इसका शासक था, तो ये मगध नहीं हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और असत्य बताइए। आंसर आप लोग करते रहे पैरेलली। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। असत्य इसमें बताना है। ठीक है, देखिए धौलावीरा जो है हड़प्पा का जो है सबसे बड़ा बताया है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये अगर बात करें हड़प्पा समझा सभ्यता में भारत में सबसे बड़ी, ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। प्रथम जो है राखी गढ़ी हो जाएगा। भारत का जो है सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी है। जहाँ तक बात है कि ये हरियाणा राज्य में, तो ये भी गलत है, ये गुजरात राज्य में है। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो असत्य बताना था, 1 और 2 हो जाएगा। अकबर द्वारा जो है किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है? इसमें अंतिम स्थान पे बताना है कौन सा है। दीन इलाही की स्थापना है, दास प्रथा का अंत है, मजहर की घोषणा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ईयर आपको पता होना चाहिए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दीन इलाही की स्थापना। अच्छा, दीन इलाही की स्थापना जो कब की गई थी? 1500 आपको 82 में। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1562 में। मजहर की घोषणा जो है ये 1579 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तो ये किया गया था 1563 में। तो सबसे बाद में इसमें यही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ठीक है, महान बौद्ध भिक्षु जो वसुबंध थे, इनको संरक्षण समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया? हिंदुओं से जजिया न लेने का। अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह है, फिरोज शाह बहमनी, तजुद्दीन फिरोज शाह है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
ठीक है, इनको जफर खां के नाम से भी जानते थे। बहमनी साम्राज्य के गद्दी पे जो है ये 1300 जो है 47 में बैठे थे आपको। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जो है दिया गया था। गुलबर्ग को जो है अपना राजधानी ये बनाए थे। अगला देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश है और एक तरफ सिक्के का धातु है। देखिए, तो यहाँ पे आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सतवाहन जो है यहाँ पे स्वर्ण दिया है, यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया था। देखिए, सतवाहन जो है ये लोग जो है चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन इस सब का सीसे सिक्के जो है चलाए थे। स्वर्ण का सिक्का ये लोग नहीं चलाया था। कुषाण जो है स्वर्ण ताम्र हो गया, गुप्त में स्वर्ण और रजत हो गया, कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र हो गया। ठीक है, तो सतवाहन लोग ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, सतवाहन लोग शीशे के सिक्के चलाए थे, ये बात सही है। इसके अलावा चांदी, तांबा और प्रोटीन वगैरह का। अगला देखें, इसमें फिर सुमेलित करना है आपको। देखिए, पहला है स्टोडियाल है, सर्टोली कोशिकाएं हैं, मेरुरज है, सेरिब्रम है। इस साइंस का प्रश्न है आपका। देखिए, पहला देखिए स्ट्रोडियाल, ये जो है नारी विकास हार्मोन हो जाएगा। सर्टोली कोशिकाएं, ये जो हो जाएगा नेक्स्ट आपका, ये वृषण में पाया जाता है। दो, मेरुरज, मेरुरज के बारे में आप सभी को पता ही होगा। मेरुरज में क्या होता है? शरीर में जो भी प्रतिक्रिया क्रिया होता है इसका नियंत्रण यही करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको कहीं आप कोई भी गर्म पदार्थ है उस पर हाथ टच किए, ठीक है, तुरंत आप हटाते हैं, तो उसमें रिएक्शन में जो है इसका रोल होता है। तो ये 3 हो जाएगा, सेरिब्रम स्मरण क्षमता वाला। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी वो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, बहिस्रावी नहीं है, पूछा गया है। श्वेद है, दुग्ध ग्रंथि है, थाइमस है, लार ग्रंथि है। आप लोग आंसर जो है इसका कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, थाइमस ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये नलिका युक्त होती है, जैसे लार ग्रंथि हो गया, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नलिका विहीन होती है, जैसे आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, ये थाइमस ग्रंथि हो गया, थायराइड, पिनियल, एडिसिन, एडिनल हो गया। ठीक है, थामसन ग्रंथि, ये सब जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। देखिए, पूछा गया है वेशोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? मूत्र तनु हो जाता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है, रुधिर का दाब घट जाता है, या रुधिर का दाब बढ़ जाता है? वेशोप्रेसिन का श्रावण अगर अधिक हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तो रुधिर का जो है दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके श्रावण के लिए कौन जिम्मेवार होता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अधिकता होने से जो है आपको मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, रुधिर आपका तनु हो जाएगा, और ऐसे में जो है रक्त का दाब जो है, रुधिर का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, कथन और कारण है। देखिए, पहला है यहाँ पे, गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर द्वारा अधिक दाब पे हीलियम रक्त में विलय हो जाता है। देखिए, पहला तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, गहरे समुद्र में जो है गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, लेकिन आर यहाँ पे क्लियरली गलत है। ठीक है, हीलियम, दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया था। देखिए, अधिक दाब पे हीलियम रक्त में विलय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 71। अगर देखिए दाब बढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए अगर दाब बढ़ेगा, ठीक है, तो हीलियम रक्त में विलय नहीं होगा, जबकि कम विलय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही है बताना है। केल्विन पैमाने पे जल का क्वथनांक 273 होता है, एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो आसान सा प्रश्न है, सही बताना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ठीक है, देखिए केल्विन पैमाने पे जल का क्वथनांक 273 दिया है, तो जल का क्वथनांक केल्विन पे जो है 373 होता है। अच्छा, अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो क्वथनांक जल का कितना हो जाता है? जल कब उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है, केल्विन में हो जाएगा आपका 373। एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है, बात क्या है आपको सही है। जल का क्वथनांक 100 होता है, अभी हम बात किए। एल्कोहल का कितना होता है 78 होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। जल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? जैथोफिल है, लाइकोपिन है, एंथोसाइनिन है, इनमें से कोई नहीं। हल्दी में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैंथोफिल जो होता है ये वर्णक होता है। टमाटर में आपको पता है कि लाइकोपिन होता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो ये जो है सेव, सेव में लाल रंग का कारण यही होता है। देखिए सही सुमेलित कौन नहीं है बताना है, मूल राशि है और एसआई मात्रक है, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, एसआई मात्रक देखिए आप लोग वीडियो वगैरह रिवीजन के लिए बहुत सारा डला हुआ है चैनल पे, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चाहे फिजिक्स की बात हो, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सब रिवीजन करा दिया गया है। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द्रव्यमान जो है मिलीग्राम, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, द्रव्यमान जो है केजी। ठीक है, बाकी सब देखिए उष्मा जो है गति की ताप केल्विन में है, ज्योति तीव्रता कैंडला में, पदार्थ की मात्रा मोल में, ये सब एसआई मात्रक है। ठीक है, हम लोग 7 एसआई मात्रक देखे थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 74। ये सब साइंस का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फल है और एक तरफ खाने योग्य भाग है। सेव का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, काजू, बीज पत्र, लीची, एरिल है, गेहूं, फलाबीती। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं। गेहूं का खाने योग्य जो है फलबीती नहीं होता है, आपका भुर्णपोष होता है। बाकी सब सही है, लीची का एरिल भाग, काजू का बीज पत्र और सेब का पुष्पासन। अगला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 75। देखिए प्रमुख शब्दावली है, संबंधित उत्पाद है, मेरी कल्चर, मोरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, ओली कल्चर। चलिए आंसर करें इसका आप लोग। देखिए मेरी कल्चर जो है ये मानव जो है उपभोग हेतु समुद्र जीवों का संवर्धन के लिए, तो एक का तो यही बन जाएगा। मोरी कल्चर की बात करेंगे, ये शहतूत की खेती से है। सिल्वी कल्चर जो है ये वन संवर्धन हो जाएगा। और ओली कल्चर ये जैतून का संवर्धन हो जाएगा। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 अपने को ऑप्शन एक में ही दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विषाणु जनित बीमारी से संबंधित सही है? विषाणु जनित, ठीक है, वायरस से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि बताइए वायरल डिजीज कौन है? वायरल। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मम्स हो गया, रेबीज और हर्पीज। ठीक है, सब जो है वायरल डिजीज ही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, न्यूट्रॉन की गति जो है कम करने के लिए? देखिए भारी जल है, ग्रेफाइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, या उपयुक्त सभी है? तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चाहे भारी जल हो गया यानी D2O की बात की जा रही है, ठीक है, ग्रेफाइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है तो इनकी गति को जो है कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को काफ़ी अधिक ना हो जाए नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 78। देखिए क्या पूछा गया है, नीचे दो कथन दिया गया है। पहला, कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी बात हो रही है फंगस की। कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। देखिए बिल्कुल बात सही है, कवक अपना भोजन नहीं बनाते हैं और कवक में पर्णहरित होता भी नहीं है। ठीक है, बात हो रही है किसकी, फंगस की। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आर सही है, आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में बताना है कौन सा सही है उपरोक्त कथन में से। प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। नगरों के प्रकार का घोषणा राज्यपाल करता है। देखिए सब ही सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने में खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, यानी कितने वर्ष के बालक को कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, तो 14 वर्ष से कम के बालकों को जो नहीं लगाया जा सकता है। तो आंसर कर लिए होंगे। अगला देखें,
इसमें भी आपको सही कथन बताना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। नवीनतम मंडल 18वां मंडल अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग भी बनाए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे देखिए आंसर आप लोग के होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। ठीक है, नवीनतम 18वां मंडल अलीगढ़ ही है। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग दिया है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग है, एक पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। 6 नहीं है, कितने हैं? 4 है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 82। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन है? कि राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है, संस्थान है, ठीक है, उनका संरक्षण करना है। ये तो फैक्चुअल से प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल जो है 49, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, स्थान हो गया, वस्तुओं का संरक्षण संबंधित उपबंध किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद 29 दिया है, इसके बारे में आपको पता होगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, 46 के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और उनके हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 48 का देखेंगे अगर, ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे तो ये पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन जीव के संरक्षण की बात करता है। ये सब भी फैक्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, कथन और कारण दिया गया है। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है 83 में, आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करता है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। 83 है। देखिए, यहाँ पे पहला तो सही है क्लियरली, आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध से जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करता है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था, बिल्कुल ही गलत है। कोई मूल संविधान में ये बात नहीं बताया गया है कि जैसे आप ये टर्म यूज करते हैं अगर, कि ये आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो आधारभूत ढांचा है क्या, वो बिल्कुल व्याख्या नहीं किया गया है। वो आधारभूत ढांचा कब बताया गया? तो केशवानंद जो है बनाम जो केरल राज्य का मामला आया, उस समय जो है क्लियर किया गया। तो आज भी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ही ये निर्णय लेगा कि मान लीजिए आधारभूत ढांचा किसको बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। तो आधारभूत वाला मामला सबसे पहले बार जो है केशवानंद भारती केस में आया था। तो ये सही हो गया, आर गलत हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला देखते हैं हम लोग 84। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार हेतु निर्देश दिया गया था? हिंदी भाषा का विकास किया जाए, प्रसार किया जाए। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 351। ठीक है, अनुच्छेद 351 में ही ये बात बताया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 85। संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? देखिए, यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, भाग 18। ठीक है, संविधान का भाग 18 जो है जर्मनी से प्रेरित है। ठीक है, भाग 18 में अगर देखेंगे तो आपको आखिर क्या देखने को मिलता है? तो 352 से लेके 360 तक। अब इसमें आपात उपबंध का बात किया गया है। देखिए, आपसे अब पूछा जाता है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, आप बता देते जर्मनी से। ठीक है, अभी दूसरे तरीके से पूछ दिया गया, 352 से आपको 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया, और ये है आपका भाग 18 में। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। अधिकरण है और स्थापना का वर्ष है, ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में, कावेरी जल विवाद 1990 है। दूसरा कृष्ण नदी जल विवाद 2008 में, नर्मदी जल विवाद अधिकरण 1969 में। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो है कृष्णा जल विवाद जो है ये 2008 में नहीं, 2004 में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 85। ये प्रश्न संख्या कितना था आपका? 86 था शायद। हाँ, 87 देखेंगे अब। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? यदि उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होता है 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, ध्यान देंगे तो ये राष्ट्रपति के लिए नहीं पूछा गया, उपराष्ट्रपति के लिए। इसके लिए कोई भी नियत समय नहीं रखा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके
किस प्रकार के शक्ति के अंतर्गत है? ये राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए। ये उसका कार्यकारी शक्ति है, विधायी है, न्यायिक है, वित्तीय शक्ति है। ये उसका कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टनकपुर जल परियोजना। ये जो है आपको महाकाली नदी पे है और भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। जबकि यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना। ये चूखा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपको भारत और भूटान के बीच में है। इसको भी याद रखेंगे, ये भारत और भूटान के बीच में है। नेक्स्ट देखिए तुलबुल परियोजना। ये जो है भारत का ही परियोजना है, तो इसमें कोई दूसरा देश शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? ये 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और ये 7 कौन कौन होंगे? तो आपको गाजियाबाद हो गया, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, बनारसी और आगरा। 91 देखते हैं। पूछा गया है कि मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों में कौन सा स्वर्णिम जो है अर्ध चक्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। अब इसका जो है डिटेल में चर्चा हम यूपीपीसीएस वाले टेस्ट सीरीज में किए थे। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इराक। ठीक है, देखिए बात करें अगर अफीम उत्पादन का, तो इसमें इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आता है इसमें। तो इराक नहीं, ईरान। ठीक है, ईरान हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और इसका जो है स्वर्णिम अर्ध चक्र के अंतर्गत इसको सम्मिलित जो है आपको इराक को जो है नहीं किया गया है इसमें। बाकी ये सब शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश है और उनका कृषि फसल है। देखिए घाना का कोको है, ब्राजील का हुआ, श्रीलंका चाय, मलेशिया गन्ना। मलेशिया का प्रमुख कृषि फसल जो है गन्ना नहीं होकर क्या है आपका? रबर है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 93। देखिए पूछा गया है खाद्य जल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा क्या होती है? जटिल होती है, सरल, ना जटिल, ना सरल। ठीक है, आंसर करें। खाद्य जल खाद्य जल जो है खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा पूछा जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा जटिल ही बनेगा ज़्यादा। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राष्ट्रवानी राष्ट्रीय जो है, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, अभी दोनों को मैं मिक्स कर दिया था। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। ठीक है, ये तो सही कथन इसमें बताना है। सही आंसर दोनों ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? माओरी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे या फिनलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को जो है माओरी कहा जाता है। अगला देखते हैं 96। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक खोज या खोज करता है। न्यू फाउंडलैंड है, हवाई द्वीप समूह है, उत्तरी ध्रुव। इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है, आंसर करें इसका। देखिए न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कैबेट के द्वारा ऐसा ही है। हवाई द्वीप कैप्टन कुक, उत्तरी ध्रुवी रॉबर्ट वेरे, दक्षिणी ध्रुवी केपलर। दक्षिणी ध्रुवी पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था आर एमंडसम था, ना कि केपलर। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी संख्या है। काकेशस प्रजाति का है, निग्रोशम का है, एस्टलियस प्रजाति का है, मोंगलाइड का है। आंसर करें। सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निग्रोसम प्रजाति का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है? बैरन द्वीप है, मिनिकाय मुख्य भूमि, जैसे ये भारत हो गया मान लीजिए, तो इससे सबसे निकटतम द्वीप पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिकाय द्वीप ही बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 99। देखिए 99 जो है
ओके ठीक है। देखिए इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं काउंट करके, कोई मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, ऐसा प्रश्न हम लोग किए हैं। चलिए बाकी देख लेते हैं। देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर सिंगल सिंगल वाला त्रिभुज देखें, जैसे नामकरण भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक हो गया ये त्रिभुज बन रहा है, दो हो गया, ये तीन, चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। सिंगल सिंगल वाला कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दो जो है आकृति को मिला के देखिए त्रिभुज बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखिए ये पहला और दूसरा को मिला दीजिए, त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल एक त्रिभुज बन रहा है नया सा। ठीक है, ये जो है इसको मान लीजिए पहला मान लेते हैं, दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो पहला दूसरा को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है, पहला चौथा को मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे पहला और चौथा को मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए चौथा और तीसरा को मिला के भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ग्रीन वाला। ठीक है, अच्छा एक और देखिए दूसरा तीसरा को मिला के बन रहा है त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए चार इसमें बन जाएगा, ऐसे चार इसमें और चार इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 त्रिभुज जो है दो दो खंड को मिला के बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और ऐड कर देते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं कि चार घटक को मिला के कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, यानी चार खंड को मिला के। देखिए पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं ऐसे। ठीक है, फिर भी देखते हैं, चलिए दूसरा आकृति कोई। देखिए ये वाली आकृति देखिए, ये जो बड़ा आकृति दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये देखिए पहला खंड, दूसरा, तीन, चार खंड मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। वैसे ही देखेंगे तो एक टॉप से देखेंगे तो ऐसा भी एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, और कोई बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है एक और। एक यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन से ये वाला, और एक और यहाँ पे येलो से बना देते हैं आपका ये वाला एक, ये वाला, ये देखिए ये वाला। तो चार यहाँ से बन गया, तो 12 12 24 और चार कितना हो गया, 28। अब इससे अलावा भी बन रहा है क्या कोई, चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में दिख ही गया आपका, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। 24 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 20, 28 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, मंदिर में कुल सीढ़ियाँ कितनी है, 26 है। मान लीजिए किसी मंदिर पे आप चढ़ रहे हैं, टोटल 26 सीढ़ियाँ हैं उसमें। राम जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे दो सीढ़ी उतर रहा है वो। उतने ही समय में श्याम जो है एक सीढ़ी चढ़ रहा है। अब आपको बात पता है कि ऊपर से नीचे आने पे ग्रेविटी आपको हेल्प करती है, और नीचे से ऊपर जाने पे ग्रेविटी आपको अपोज करती है। तो इसलिए बेचारा जो, मान लीजिए सीढ़ी हो गया, ठीक है, ये आपका सीढ़ी हो गया, ये ऐसे करके टोटल जो है 26 सीढ़ियाँ है। अब जो है राम नीचे से, यहाँ से राम ऊपर से आ रहा है, राम ऊपर से, और यहाँ पे दूसरा कौन है, श्याम। श्याम जो है नीचे से, तो श्याम जितने टाइम में एक सीढ़ी चढ़ रहा है, राम उतने टाइम में ही कितना, दो सीढ़ी उतर जा रहा है, यही दिया है। यदि वो एक ही समय में अपने समान गति से आरंभ करे तो नीचे से ऊपर की ओर में वो कौन सी सीढ़ी पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको चाहे तो आप तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए राम जो है दो सीढ़ी उतरेगा, तो श्याम एक सीढ़ी चढ़ेगा, फिर राम दो, फिर श्याम एक, फिर ये दो, फिर एक। तो आप देखिए ये 6 हो गया, और ये 3। ठीक है, अब ऊपर से जो है ये आ गया होगा 6 नंबर पे, ये नीचे से 3 नंबर पे गया, अभी तो ये लोग मिलेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए दो और ये चढ़ा होगा। ठीक है, फिर ये एक गया होगा, फिर ये दो, फिर एक, ये जितने टाइम में दो इतने टाइम में एक, फिर ये दो, ये फिर एक। ये देखिए दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, ये 14 सीढ़ी आ गया होगा। तो ये कितना सीढ़ी चढ़ा होगा, 7 सीढ़ी, यानी 14 और 7 कितना हुआ, 21। अभी भी ये लोग नहीं मिले होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना होगा, तो आगे जो है दो सीढ़ी और ही गया, और एक सीढ़ी आया, तो 21 दो 23, एक 24, ये फिर गया, 24 दो 26, और एक ये 27। अब देखिए 9वें नंबर सीढ़ी पर जैसे आएगा वैसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे, कि ऊपर से जैसे 9वें नंबर पे आएगा ये, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9वें नंबर पे वो जो है 18वां कदम रखेगा, ये 9वां कदम, टोटल 27 हो जाएगा। तो 27 तो चलना नहीं है, लेकिन जैसे 9वें पे आएगा तो ऐसे क्या होगा, इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए कुल सीढ़ी कितना मंदिर में है, 26 है। ठीक है, ये लोग 2:1 में चढ़ रहे हैं, यानी राम का रेशियो 2 है और श्याम का 1 है। ठीक है, क्लियरली है। अब देखिए
अब इन लोगों को चढ़ना है कितना, 26 ही तो टोटल है, तो 26, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए राम जो है 18 सीढ़ी अगर उतरता है तो श्याम 9 सीढ़ी चढ़ेगा उसने में, ठीक है। ये 18 अगर उतरता है तो 9 चढ़ेगा, लेकिन इतना तो ये लोग को करना नहीं है। तो एक काम कीजिए, जो है 26 माइनस 18 प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है, तो 9वां सीढ़ी आ जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे मैं बताया वैसे भी कर सकते थे, लॉजिक लगा के, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। अगला देखें, प्रश्न संख्या 101। राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है। अब जो स्टेटमेंट जैसा दिया है वैसे अपने को क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले दिया है कि राम श्याम से जो है लंबा है, तो राम जो है श्याम से लंबा हो गया, श्याम के लिए एच लिख देते हैं। अच्छा, लेकिन मोहन से छोटा है, तो ये मोहन से छोटा हो जाएगा, यानी इसका मतलब मोहन इससे बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट हो गया अपना। दूसरा देखें, अली जो है जॉन से छोटा है, अली, तो अली जो है जॉन से छोटा है, यानी जॉन बड़ा होगा, जॉन के लिए जे लिख देते हैं। और जॉन जो है श्याम जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब श्याम उससे लंबा होगा, श्याम के लिए एच, ठीक है। यदि ये सभी अपनी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हो जाए तो मध्य में कौन होगा। अब देखिए सामने सीक्वेंस लिखा है, इसके अनुसार जो है आप इनको सजा लें, मध्य में आ जाएगा कौन, देखें। इन सब में दोनों इक्वेशन देखने के बाद आपको एक बात तो पता चल ही रहा होगा यहाँ पे कि सबसे छोटा इसमें कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे अली है आपका, अली सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन दिख रहा है, तो मोहन दिख रहा है, तो यहाँ पे सजा ले इसको एम, उसके बाद राम आ जाएगा, नेक्स्ट श्याम, जॉन और अली। तो इनके मध्य कौन दिख रहा है, तो मध्य जो है श्याम ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 102। अगला प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में से अजय का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से 29वां है। 6 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं तथा 5 इसमें से फेल हो गए हैं, ये फल नहीं फेल होगा, फेल हो गए हैं। तो परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि राम, यहाँ पे राम नहीं है, अजय है, ठीक है। तो अजय का स्थान जो है 17वां है ऊपर से। चलिए टॉप हो गया मान लीजिए, तो ऊपर से इसका पोजीशन क्या है, 17वां नंबर पे है, अजय का मान लीजिए ये पोजीशन है। नीचे से ये पोजीशन अगर काउंट कीजिएगा, ये पॉइंट, तो ये कि कौन सा आएगा, ये 26वां आएगा, सॉरी 29वां, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। लेकिन एक और बात दिया गया है कि परीक्षा में 6 लोग शामिल भी नहीं हुए हैं, ठीक है, तब ये कंडीशन है। 5 लोग फेल भी हो गए हैं, ठीक, तब पूछ रहा है कि कुल संख्या बताइए। देखिए, तो यहाँ पे जो है मुश्किल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अजय का तो आपको पोजीशन दिया है 17वां और 29वां, ठीक है। तो परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे, आप लोग निकाल सकते हैं। परीक्षा में जो है अभी जो 17वां पोजीशन दिया है आपको, तो इसके लिए सिंपल सा मैं बताया था आपको, जब भी एक ही व्यक्ति का पोजीशन टॉप से और बॉटम से दोनों से दे दे तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 17 प्लस 29, तो ये कितना हो गया, 9 7 16, 2 1 3 1 4 46 हो गया। लेकिन ये 46 तो आएगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है ये, इसका पोजीशन हम लोग टॉप बॉटम से 2 बार काउंट कर दिए, इसीलिए -1 कर लेते हैं, तो यानी 45 आ जाएगा। ये जो लिस्ट बना किसका बना, ये परीक्षा में जो है आपको पास होने वाले हो गए 45 लोग, ठीक है। चूंकि पास होने वाला कहीं लिस्ट था, चूंकि वहां पे क्लियरली दिया था कि पास होने वाली लिस्ट में अजय का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से, देखिए जब भी एक ही व्यक्ति का पोजीशन टॉप से बॉटम से दे तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, टॉप से और बॉटम से। तो बॉटम से और टॉप से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। -1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक ही व्यक्ति का पोजीशन 2 बार हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, इसलिए एक बार माइनस कर ले रहे हैं। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 45 व्यक्ति तो हो गए लड़के जो पास हुए हैं, विद्यार्थी, ठीक है। अब ये भी बताया है कि 6 लोग तो जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं, तो 6 लोग ऐड कीजिए। अब 5 लोग फेल भी हुए हैं तो इनको भी ऐड कीजिए, टोटल निकल जाएगा 5 5 10 6 16 और 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 56, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई जो है तालिका में लुप्त संख्या बताना है, इसमें कौन सा होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, 7 3 4 है। अब इसमें लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ेगा, मुश्किल यही है कि लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एक आप रो ऑपरेशन, एक कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं,
रो ऑपरेशन लगाए तो 7 3, 7 - 3 4 होता है, चलिए ठीक है। 5 - 6 तो -1 आएगा, 2 - 8 तो -6 आएगा। चलिए लॉजिक तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाइए। 7 में 5 से गुना करते हैं, कितना हो जाता है 35, और 35 में से -2 करते हैं, कितना आ जाएगा 33। चलिए लॉजिक बन गया। 7 में यानी पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस तीसरा कॉलम इक्वल टू चौथा कॉलम आ गया। अब ये देख लेते हैं हम लोग, 3 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस क्या करना है 8 तीसरा कॉलम, -8 किए, तो ये कितना बन गया 6 3 18 -8 10 बन गया, 10 बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 में मान लीजिए यहाँ पे वाट है, इसके जगह पे हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं, और माइनस करेंगे 3 तो क्या बनना चाहिए 33। तो 4x - 3 इजकल टू हो गया 33। तो 4x इजकल टू कितना हो जाएगा 36, x इजकल टू कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, ये मैथ रीजनिंग का आपका प्रश्न है। अगला ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ए डी का भाई है, इसके लिए ट्री डायग्राम बना ले आप लोग। ए जो है किसका भाई है, डी का। चलिए तो ये डी हो गया, इसका ये कौन है, भाई है। ठीक है, डी जो है बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, यानी बी कोई होगा मान लीजिए, तो ये बी का पिता कौन है, डी है। नेक्स्ट दिया है बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, तो बी और सी ये कौन है, बहन है दोनों लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दिया है, तो बताइए सी से ए का क्या संबंध होगा। अब देखिए कहाँ पे सी है आपका, सी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, आप संबंध बता सकते हैं, मुश्किल नहीं आएगा। देखिए दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, और ये इनके पिताश्री हो गए, इनके बहन हो गई। तो सी से ए का संबंध बताना है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो ए क्या हो जाएगा, चाचा। ठीक है, तो ए का संबंध बताना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सी से ए का संबंध बताना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी सी देखिए, सी से ए का क्या संबंध है, तो सी का ए तो चाचा है, ठीक है, और ए का सी क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्या बताना है आपको, एक सीरीज दिया है, इसमें अगला अंक बताना है 9 8 8 8 7 8 6। देखिए चलिए इसको जूम कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 9 है तो 9 8 है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 और 8 है, यानी कितना माइनस हुआ है, -1। ठीक है, और ये तो नेक्स्ट देखेंगे तो 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, 8 - 8 जीरो हुआ है। अच्छा नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, तो 8 से देखेंगे यहाँ पे, तो ये 8 से जो है 7 क्या हुआ है, फिर -1 हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 8 - 8 फिर यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, तो -1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है ऊपर, तो आगे भी क्या बनेगा, यहाँ पे 8 ही बनेगा, क्योंकि ऊपर देखिए 0 0 ही बन रहा है। ठीक है, नीचे -1 का रिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 196, सॉरी 106। ठीक है, 106 देखते हैं। दूध और मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित जो है, थोड़ा सा नॉइज वगैरह है यहाँ पे, जो निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म में दोनों शब्दों में से है, ये युग्म को चुने। अच्छा दूध का जो है मलाई से जो संबंध है वही संबंध आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, आंसर करें इसका, आप लोग बता सकते हैं। महाविद्यालय का विद्यार्थी से, मिट्टी का पाटरी से, फल का ग्लूकोज से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का जो है पोएट्री से हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए क्रीम जो है आपको, जो दूध होता है, दूध से ही मलाई बनाया जाता है, और मिट्टी से ही क्या बनाया जाएगा आपका, जो भी घड़ा वगैरह बनाया जाएगा, तो ऐसे में बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है
और घंटे वाली सुई जो है पूरब की ओर इंगित कर रही है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सा दिशा होगा, ये पूछा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि डायरेक्शन आप सभी को पता होगा, ई ईस्ट हो गया, वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसमें दिया है कि किसी घड़ी के समय में 12:15 बजे है, 12 बजे का है, लेकिन घंटे वाली सुई पूरब की ओर है। अच्छा जैसे मान लीजिए हम लोग 12:15 बजा लेते हैं, 12:15 का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। 12:15 का मतलब यही हुआ कि घंटे का सुई 12 में होगा और मिनट का सुई क्या होगा आपका 15 पे होगा, यानी 3 पे होगा। ठीक है, 15 मिनट। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में बता क्या रहा है कि ये जो घंटे वाली सुई है पूरब की ओर है, ये तो पूरब की ओर है नहीं, उत्तर की ओर है, तो इसको क्या कर लेते हैं, पूरब की ओर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरब की ओर बना लेते हैं। तो पूरब की ओर बनाइएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे ये 3 बन जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है प्रश्न में आपको, अब ये डायरेक्शन आप सभी को पता है कि ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसमें पूछा है कि मिनट की सुई वाला विपरीत दिशा, मिनट का सुई कौन सा है इसमें, मिनट का सुई ये वाला है। ठीक है, मिनट का सुई कौन है, ये वाला है आपका, इसका विपरीत दिशा कौन हो जाएगा, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। तो देखिए अगर नहीं बोलता ऐसा कि पूरब में है, तब तो हम लोग सिंपल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पे साउथ बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था क्लियरली कि समय जो है 12:15 बज रहा है, लेकिन घंटे की सुई पूरब में ही है, तब हमको घड़ी तो ऐसे ही रखना पड़ता। ठीक है, चलिए तब आंसर आप लोग कर लिए होंगे, आंसर जो है सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है। कंप्यूटर को ऐसे लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, आखिर कंप्यूटर को लिख कैसे रहे हैं, वैसा COMPUTER, ये कंप्यूटर हो गया आपका। कंप्यूटर को लिखा जा रहा है आपको यहाँ पे RFUV, देखिए RFUVQNPC। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आखिर ये कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आखिरी में R दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसमें शुरू में R दिख रहा है, तो आखिरी वाला जो है शुरू में किया गया है। चलिए ये तो बात यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद देखें यहाँ पे E है, तो यहाँ पे E के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, F दिख रहा है +1। यहाँ पे T है, तो T के बाद जो है देखेंगे तो ये U दिख रहा है यानी +1। यहाँ पे U दिख रहा है, U के बाद V दिख रहा है +1। P के बाद यहाँ पे देखें Q दिख रहा है, M के बाद देखेंगे तो यहाँ पे N दिख रहा है, O के बाद P दिख रहा है और यहाँ पे C तो कॉमन है, यानी पहला और आखिरी लेटर तो सेम है। तो इसका मतलब हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला और आखिरी लेटर सेम रहेगा, M और E तो सेम रहेगा, M और E जो है आपका सेम रहेगा, बस सीक्वेंस बदलता रहेगा। आखिरी वाला पहला आ गया है तो ये आखिरी वाला पहला आएगा, यानी आखिरी वाला E हो गया है, और ये M क्या हो जाएगा, आखिरी में हो जाएगा, तो M को आखिरी में लिखें। और ऐसे में ऑप्शन को देखेंगे तो शुरुआत में ये ऑप्शन ए और आपका बी तो एलिमिनेट हो गया, अब सी और डी में कोई होगा। अब इसमें करना क्या है, कुछ ज़्यादा खासा काम करना नहीं है। अभी हम लोग क्या देखें, एक एक प्लस वाला रिलेशन था, तो यहाँ पे जो है ई के बाद जो है क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी आखिर में यहाँ पे एफ आएगा। यहाँ पे डी है आपको, डी के बाद क्या आ जाएगा, तो डी के बाद ई आता है तो ई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आखिरी का 3 लेटर मिला है, यहाँ पे EFM दिख रहा है, यहाँ पे JFM, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, इसमें विषम ऑड बताना है कौन सा है, शेर है, बाघ है, चीता है या भेड़िया है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी भेड़िया। देखिए शेर, चीता, बाघ सब एक ही प्रजाति के आते हैं ये। ठीक है, ये सब बिल्ली प्रजाति के हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 110। इसमें देखिए दिया है कि प्लस का मीनिंग माइनस है, माइनस का मीनिंग है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिया है।
डिवाइड का मतलब प्लस दिया है तो हल करे। तो इसमें करना क्या है आपको, ये देखिए सबसे पहले दिया है कि प्लस की जगह पे क्या रखना है, माइनस। तो प्लस देखिए यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके जगह पे माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया माइनस, और ये माइनस का सिंबल मल्टीप्लाई है, माइनस यहाँ पे, तो इसके जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड की जगह पे प्लस है, तो डिवाइड की जगह पे प्लस कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। आपको पता ही है कि सबसे पहले डिवाइड वाला को हल करते हैं। ये हो जाएगा 4 डिवाइड 2, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, इंटू ये 5 हो गया, और -8, और ये प्लस का 16। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 5 दूना 10, ये -8 प्लस 6। बोर्ड मास का आपको रूल पता ही होगा। तो ये 16 10 26 और -8, 26 -8 कितना हो गया आपका, 26 में 16 में से 8 गया 8, 18। आंसर क्या बन जाएगा, बी। अगला देखिए, ये प्रश्न संख्या 110 हो गया था, 111 देखते हैं। अब देखिए ये आपको फैक्चुअल सा प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है। उद्योग है और क्षेत्र है, तेल शोधन कारखाना मेरठ में, देसी घी है, खेल का सामान है, बांसुरी उद्योग है। देखिए अगर आपको कोई भी पता है तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। देखिए तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, रिफाइनरी जो है आपका ये मथुरा में है, 3 हो जाएगा। देसी घी का उद्योग जो है ये औरैया, खेल का सामान जो है आपको मेरठ, और बांसुरी उद्योग हो जाएगा आपका पीलीभीत। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 112, यूपी स्पेशल है ये। प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए ये 2009 में, ठीक है, 2009 में जो है उत्तर प्रदेश जो है आपका एलिफेंट रिजर्व का स्थापना किया गया है, और इसमें जो है 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और इसमें हाथी को जो है तराई और शिवालिक जो है गिरिपदों में पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग 2009 में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 113, क्रियात्मक घाटा क्या होता है, ये पूछा गया है। ब्याज समायोजित राजकोषीय घाटा को बोलते हैं स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा, या लाभ समायोजित राजकोषीय राजस्व घाटा, या स्फीति समायोजित राजस्व घाटा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा हो जाएगा। क्रियात्मक घाटा तो ऑप्शन बी ही बनेगा, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्रियात्मक घाटा, फंक्शनल जो है डेफिसिट पूछा गया है, तो ये ग्रॉस जो है फिजिकल डेफिसिट माइनस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ही आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित किन दो संस्थाओं में वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है, किसको। फैक्चुअल सा प्रश्न है। देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आईएमएफ हो गया और IBRD, ठीक है। अगला देखते हैं, तो याद रखेंगे एक तो आपका IMF हो गया, ठीक है, और एक आपका जो है IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, और एक इंटरनेशनल जो है बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है, यानी IBRD, ठीक है। अब इसमें याद रख सकते हैं आप लोग, कमेंट लिख सकते हैं आप लोग कमेंट करके कि IMF का स्थापना कब हुआ था और IBRD का कब हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 115, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ जो है 1965 में खोला गया था, कहाँ पे। EPZ यानी एक्सपोर्ट जो है प्रमोशन जोन की बात की जा रही है, EP जो है जेड एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांडला, ठीक है। 1965 में जो है कांडला में खोला गया था, एशिया का ये पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र था, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 116, देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार है 1999 का, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014 का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 का, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 का। इसमें आपको गलत ढूंढना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना, ठीक है, ये जो है 2014 का नहीं है, ये जो है आपका 1900 जो है 93 का है। चलिए आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया था? यानी आपसे पूछा जा रहा है NIF, ठीक है, नेशनल जो है इन्वेस्टमेंट फंड, इसका स्थापना कब किया गया था? तो आंसर कर लेंगे, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है? सेंसेक्स है, राष्ट्रीय सूचकांक है, निफ्टी 50 या इंडोनेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचकांक नहीं है, कौन, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निफ्टी 50 आपका। ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आता है आपको। देखिए, एक बॉम्बे स्टॉक आपका एक्सचेंज हो गया और एक NSE हो गया, एक आप सुनते होंगे BSE और एक NSE, ठीक है। तो ये आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है, NSE में शामिल है ये निफ्टी 50, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह और प्रतीक है। राष्ट्रीय पुष्प टेसु है, वृक्ष जो है सीता अशोक है, राजकीय वृक्ष कोयल है, राजकीय पशु बारहसिंघा है। इसमें गलत ढूंढना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकीय जो है पक्षी। ये राजकीय जो है आपका पक्षी सारस है, यहाँ पे कोयल नहीं होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित युगों में से सुमेलित कौन नहीं है, ये बताना है। जनपद है और मुख्यालय है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा, ये इसका मुख्यालय है, ये तो सही है। कानपुर देहात, ठीक है, ठीक है। चलिए, आंसर इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर करें। क्या पूछा है यहाँ पे? सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा नहीं, यहाँ पे नोएडा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बस्ती का यहाँ पे लिखा है नगौड़, तो यहाँ पे बस्ती का मुख्यालय तो बस्ती सिटी ही है, ये भी गलत हो जाएगा। कानपुर देहात सही आपका अकबरपुर माटी है, जलन उरई है, तो 1 3 गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आपका जो है अगस्त महीने का करंट अफेयर से 20 प्रश्न होगा, तो कंटिन्यू यहाँ से देखेंगे हम लोग करंट अफेयर। अब देखिए आप लोग करंट अफेयर कितना प्रिपेयर है आप सभी का। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष जो है प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाई जाने की अधिसूचना जारी की गई? ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 देखें, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक जो है NLOAC मिसाइल प्राप्त की गई? ये इजराइल से प्राप्त की गई थी। अगला देखें, अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास किया गया, भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ ये? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 124, वर्ल्ड जो है पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अगस्त 2023 की घटना है ये जो है विनीपेग कनाडा में। 125 देखें, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के वैश्विक पद पे चुने जाने वाले पहले अरब महिला बनी, वो किस देश की निवासी है? ये जो है संयुक्त अरब अमीरात की है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। अगला देखिए 126, देखिए अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई? ये जो है बैंक ऑफ इजराइल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? जर्मनी, जापान और रूस और पेरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस, ठीक है। तो ये कानून जो है कहाँ पे आपको? रूस में। अगला देखिए, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, खजुराहो मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, पुणे या कोची में? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, खजुराहो में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 129 देखें, अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस,
चीन और दक्षिणी अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देश शामिल करने की घोषणा की गई है? अब ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल होंगे? 4, 5, 6 और 8। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। ठीक है, ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश से बने ब्रिक्स गठबंधन में 6 नए देश शामिल करने की घोषणा की गई है। अब ये 6 नए देश का नाम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र। अगला देखते हैं 130। किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया? तो ये जो है 14 अगस्त 2023 को, 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस। ये अभी 2021 में इसका घोषणा किया गया था और उस समय से मनाया जा रहा है। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो अतिथि पोर्टल कहाँ बनाया गया आपको? ये केरल में। अगला देखते हैं 132। अरास डोरा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है? ये देखिए, तो ये ऑप्शन बन जाएगा ए, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। अगला देखते हैं 133। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? एनजीटी, नेशनल जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या बन जाएगा आपको? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला देखें 134। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? हैदराबाद, इंदौर, श्रीनगर या जबलपुर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। 26वां जो है आपको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे? इंदौर में आयोजित किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया है और ये संशोधित किया जा रहा है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेश चंद्र पंत। अगला देखें 136। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? श्रीलंका, मालदीव, जापान या भूटान? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला देखिए 137। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये महिला एकल पूछा गया है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, कोको गॉफ। ठीक है, कोको गॉफ अमेरिका। ठीक है, इन्हीं के द्वारा महिला एकल का जो है खिताब जीता गया है। और आखिर ये किसको हरा के जीती? तो बेलारूस के जो है, ये भी नाम याद रखेंगे, एरीना। ठीक है, एरीना जो है साबालेका को। अगला देखते हैं। अगस्त 2023 में मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, शांता जो है टोटम। देखते हैं प्रश्न संख्या 39। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चलिए इसका विषय भी आपसे पूछा जा सकता है, विषय भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्रिक्स और अफ्रीका जो है पारंपरिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और बहुपक्षवाद। और अगला और लास्ट आज का प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बना है? स्विगी, जोमेटो, ओला या जेप्टो? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ये जेप्टो। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है आपका ये प्रश्न फिनिश हुआ। टेस्ट नंबर 16 आपका जो है DIS वाला फिनिश हुआ। तो अगला टेस्ट हम लोग टेस्ट नंबर 17 देखेंगे जो आपका हिंदी का होगा। ठीक है, तो अब DIS का टेस्ट सबसे पहले फिनिश कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये कंटेंट जो है पहुंच जाए। चलिए
तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर मिलते हैं। लेक्चर थोड़ा आपको देर से आज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो टाइम पे हम लोग टेस्ट जो अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे आप लोग आगे टेस्ट दे सकते हैं लाइव। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।